नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पटेल रिज्यूनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी की श्रृंखला में फिर से एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उम्र चाहे कोई भी हो, या बचपन हो या जवानी हो या बुढ़ापा, हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वो सारी चीजें करनी चाहिए जिनसे हमें खुशी मिलती है। एक्टिविटीज की बात हो रही है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि अगर हम बूढ़े भी हो गए हैं तो भी वो एक्टिविटी करनी चाहिए जिनसे हम खुश होते हैं। कभी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए। तो आइए आज हम फिर से एक बार दिमाग के बारे में जो बातें हो रही थी उसमें कुछ ज्यादा जाने। ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें अभी और डिस्कस होने वाली है। तो चले डॉक्टर गिरीश पटेल को फिर से आमंत्रित करते हैं। सर, फिर से एक बार आपका स्वागत है। वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। सर, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि जैसे बुढ़ापा भी है तो सब लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसकी जगह पे उनको कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए, जैसे म्यूजिक है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है, या कहीं भी घूमने जाए, बट रिटायरमेंट ना ले, जिससे उनके दिमाग के सारे पार्ट एक्टिव रहे और उनको एक मेन चीज की खुशी मिले। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो खुशी मिलने की जो बात है, दिमाग के सारे पार्ट जो एक्टिव रहे उसकी बात है, उससे क्या फायदा होगा? इसमें जो मुख्य बात है, जो इसका फाउंडेशन है, वह है कि दिमाग ट्रिलियंस ऑफ सर्किट्स क्रिएट करता है। ओके। और वो सर्किट्स को क्रिएट करना बंद नहीं कर दो। ओके। जैसे हम एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे तो हमारे मसल्स वीक होते जाएंगे। ओके। तो ऐसे ही ये भी एक प्रकार से ब्रेन की एक्सरसाइज है। ओके। एक्टिविटीज की जो बात कही इसी लक्ष्य से कि आप अपना व्यवसाय है भले कम कर दो लेकिन करते रहो, और भी कुछ करो जिसमें आपकी हॉबीज है, म्यूजिक है, जैसे का डांस है, वो आप करते रहो, ताकि ब्रेन है ना वो सर्किट्स को क्रिएट करेगा। अच्छा। और जब वो ब्रेन सर्किट्स क्रिएट करना बंद कर देता है तो कहेंगे कि वो न्यूरॉन्स को यूज करना बंद कर देता है तो वीक हो जाता है। अच्छा। और वही है अल्जाइमर या डिमेंशिया। अच्छा सर, आप जो अब बता रहे हो कि अल्जाइमर मतलब वो मेमोरी लॉस हो जाता है, वही ना? एक लक्षण है। हाँ। अच्छा, तो सर ये जो डिसीज है वो क्यों होता है, मतलब उसका रीजन क्या है, और ऐसा कुछ है जिससे हम ये अल्जाइमर हो ही ना, उसके लिए मतलब कुछ कर सकते, प्रिकॉशंस ले सकते? एक प्रकार से तो एजिंग प्रोसेस है अल्जाइमर। समझो भी 90 साल में किसकी मेमोरी थोड़ी थोड़ी लॉस होने लगे तो ठीक है, लेकिन आज 60 में होने लगी है। हाँ। तो उसका मतलब है कि ब्रेन का आप सही उपयोग नहीं कर रहे। अच्छा। ब्रेन आपको सही साथ नहीं दे रहा है। ओके। तो इसलिए कुछ कुछ करना है। एक बात एक थी कि एक्टिव रहो, है ना, रिटायर नहीं हो। और कुछ ना, दो बहुत अच्छे कई पहलू है, देखते हम कितने। एक सबसे इंपॉर्टेंट तो ये देखा गया है कि जो ब्रेन के कनेक्शंस है उसका पूरा आधार सोशल कनेक्शंस पर है। आपके जितने सोशल कनेक्शन ज्यादा होंगे उतने ब्रेन के कनेक्शन ज्यादा होंगे। मतलब बात ही है कि एक्टिव रहो। अच्छा। जैसे लोग नहीं कि रिटायर हो गए, अकेले हो गए, बस अभी सवेरे उठे, पेपर पढ़ा, घूम के आए, फिर से सो गए, फिर से टीवी देखा, सो गए। उनका कनेक्शन ही नहीं है सोशल। आपका मतलब है कि लोगों से मिलते रहे। हाँ, जितना भी फ्रेंड से मिलो, रिलेटिव से मिलो, औरों से मिलो, है ना, कुछ वॉलंटरी भी वर्क करो। ओके। ये कई लोग कहते हैं कि अभी हम रिटायर हो गए, अभी हम हमारा प्रोफेशन नहीं कर सकते। जैसे एक डॉक्टर ही है, अगर 80 का हो गया तो फिर कोई पेशेंट उसके पास नहीं आएगा। अच्छा। तो बोले फ्री में करो। ओके। है ना, फ्री में करो तो अभी आपको पता होगा उसको पद्मश्री भी मिला, वो दादी डॉक्टर उसका नाम ही है। अच्छा। हाँ, वो एक छोटा सा शहर है, तो शायद काफी एज है और वो अभी भी एक्टिव है, ट्रीटमेंट देती रहती है। okay. नाम ही हो गया दादी डॉक्टर। राइट। तो एक्टिव रहो। जो भी, सपोज आप बैंकर है तो अब रिटायर हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अभी जिनको लोन चाहिए उनको आप नहीं फ्री में हेल्प करो। ओके। कि उसका क्या प्रोसीजर होता है ना, क्या क्या आपको पेपर्स तैयार करने हैं। राइट। बहुत सारी चीजें हर व्यक्ति कर सकता है। ओके। सिर्फ हम है ना डिस्कनेक्ट हो जाते। हाँ। राइट। हो सकता है कि शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, एक जगह पर बैठ के ही करो। आपका कहने का मतलब है कि हमें एक्टिव रहना चाहिए। हाँ। लोगों से मिलते रहना चाहिए। सोशल कनेक्ट। एक तो एक बात सोशल कनेक्ट, दूसरी एक बहुत अच्छी ये बात, ये रिसर्च हुई है, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो पब्लिश्ड रिसर्च है। ग्रेट। कि मैंने कहा ना कि ब्रेन के जो स्कैन्स है, लेटेस्ट स्कैन्स है, उसके ऊपर ये रिसर्च हुई कि जिसमें कुछ एक बातें, एक तो ये है, दूसरा ये कि ग्रेटिट्यूड। ओके। इसलिए अब तो मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ
हम कुछ चीजें फिक्स बोलते हैं हर पेशेंट को ना, उसमें एक चीज है कि रोज रात को सोने से पहले ऐसे 3 चीजों के लिए धन्यवाद करो। 3 लोगों को करो चाहिए तो कि भी इस व्यक्ति का धन्यवाद, इसने मुझे मदद की है ना, इसने मुझे ऐसे हेल्प किया नो, उसका धन्यवाद। रोज भगवान का धन्यवाद करो कि भी आपने अच्छा किया है ना, आज का दिन मेरा अच्छा बीता, भगवान का धन्यवाद। अच्छा, माँ बाप का धन्यवाद, बच्चों का धन्यवाद, छोटी सी चीज भी कि घर में काम वाली आई सफाई करके गई, नो ग्रेटिट्यूड, क्यों नहीं आती तो घर गंदा होता। सही है। तो ऐसे कहते हैं जितनी है आप में ग्रेटिट्यूड, अर्थात क्या कहेंगे, थैंक्स की भावना, आभार की भावना, आभार की भावना जितनी ज्यादा होगी उतना आपका ब्रेन अच्छा होगा। वो ब्रेन के स्कैन्स अच्छे थे अच्छा, जिन्हों में आभार की भावना थी। नहीं, और तीसरा कि भी रोज कुछ पढ़ो, राइट, और फिर रिकॉल भी करो, सिर्फ पढ़ो ही नहीं, पढ़ने के बाद बंद करके फिर उसको याद भी करो कि क्या था, भले याद नहीं आए करो। तो भी आपका ब्रेन एक्टिव हो रहा है, ब्रेन को एक्सरसाइज मिल रही है। राइट, जैसे हम मसल्स को एक्सरसाइज दे रहे हैं, यहाँ पर ब्रेन को एक्सरसाइज मिल रही है। राइट, फिर सही खाना खाओ। तो मैंने कहा ना कि फास्ट फूड नहीं लो, प्रिजर्वेटिव्स वाला फूड नहीं लो। बोल इतने सारे प्रमाण, लेकिन प्रमाण है, हम आगे भी चर्चा करने ही वाले डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि जो हमारे आते हैं ना उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरियाज है, वो नहीं होने से भी ब्रेन पर इफेक्ट होती है। हाँ, अभी रिसर्च चल भी रही है इस पर। इसी कारण आयुर्वेद में कहा गया है कि हर बीमारी पेट से निर्माण होती है। तो एक्चुअली उसका कनेक्शन है, कहते हैं कि जो इंटेस्टिनल फ्लोरा कहते हैं ना, तो इंटेस्टाइन्स में वो जो अच्छे बैक्टीरिया है कि जो दही में मिलते हैं, किसी और चीजों में मिलते हैं, तो वह बैक्टीरिया की कमी भी फिर अल्टीमेटली ब्रेन पर भी इफेक्ट करती है। तो इसलिए खाना, और एक इम्पोर्टेंट चीज, जैसे इसमें मैं मानता हूं कोई मेरी बात को शायद एक्सेप्ट न भी करे, क्योंकि अभी ये जो रिसर्च है थोड़ी प्रिमिटिव, लेकिन रिसर्च है, पक्का है रिसर्च है कि भी जिनके पेट में वो बैक्टीरिया नहीं थे उसको एनिमल्स में इंजेक्ट किया गया, उसके सारे प्रोसीजर्स होते, तो देखा गया कि भी उनमें बीमारियां बढ़ गई। ब्रेन में भी दिक्कतें हुई। और एक इस पर भी नहीं कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, जैसे ना सैक्रिन, ये सब जो है ना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, आज कई लोग लेते, इवन डॉक्टर भी कहते हैं, मैंने सुना है डॉक्टरों को कहते हो जितना मर्जी खाओ कुछ नहीं होता है। तो भल डायरेक्टली उसमें एविडेंस नहीं है कि कुछ कुछ रिसर्च है, परंतु इनडायरेक्ट एविडेंस ये तो पक्का है कि इंटेस्टिनल फ्लोरा को खराब कर देता है। अच्छा, और जब इंटेस्टाइन्स के अच्छे बैक्टीरियाज है वो खत्म हो जाएंगे तो उसकी इफेक्ट ब्रेन पर भी होगी अल्टीमेटली। तो मिनिमाइज करो, मेरा कहना यह है कि फास्ट फूड मिनिमाइज करो। खजूर खा सकते, अंजीर खा सकते हैं ना, ये सब नेचुरल है जितना हो सके। ये सब इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया है वो मर न जाए। वो मर जाते हैं। अच्छा, वो ना मर जाए। और कुछ चीजों की तो इफेक्ट है, जैसे प्रिजर्वेटिव्स तो इफेक्ट कर सकते हैं हमारे ब्रेन को भी। अच्छा, राइट। अच्छा, जो मेडिसिन्स भी लेते हैं। अभी ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, परंतु जो हम साइकेट्रिक मेडिसिन लेते हैं उसको दोनों पहलुओं को ध्यान में लेना भी है, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं लेना है ना, परंतु दोनों एस्पेक्ट्स कि वो डैमेज कितना है, कितना बेनिफिट है, वह पेशेंट की क्या हालत है। अच्छा, जैसे अधिकतर एंजाइटी के, डिप्रेशन के पेशेंट से हम लोग बोलते, मना ही करते कि मतलब धीरे धीरे भी कम करो, आवश्यकता है तो लो, क्योंकि नहीं लेना भी कई बार हार्मफुल होता है। परंतु अच्छे से थेराप्यूटिक प्रोसेस अपनाओ, मेडिटेशन करो, और चीजें लाइफ में लाओ, एक्सरसाइज करो, और फिर अल्टीमेटली उसको जितना आप कम कर सकते हैं उतना अच्छा है। अच्छा सर, ये कई बार ऐसा, जैसे अभी मेट्रो सिटीज में तो बहुत होता है कि
जैसे लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गई है तो नींद नहीं आती है, तो उसके लिए एक सबकी हैबिट हो गई है कि आधी स्लीपिंग पिल्स भी ले लेंगे और फिर सो जाएंगे। तो ये बताइए कि उससे कितना नुकसान होता है हमारे दिमाग को? हाँ, अभी चलो ये भी ऑलमोस्ट देखो ना तो रिलेट है। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, तभी हमारी यहाँ पर एक बहन है, तो अपने भाई के बारे में वो प्रश्न पूछ रही थी। अच्छा। कि उसको लंबे समय तक नींद नहीं आती है ना, फिर वो दवाई लेता है। तो भी कौन सी दवाई वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई दवाइयां है ना। कुछ दवाइयां वो सेफ है, जो आदत नहीं डालती है, फिर भी कम से कम लेना अच्छा है। अच्छा। मैंने बहन को वही कहा कि उनको पहले तो ये बताओ कि नेचुरली ट्राई करे, कि भी टेंशन खत्म करे, एंजाइटी खत्म करे, मेडिटेशन करे, रिलैक्सेशन करे, और बहुत सारी टेक्निक से अच्छी नींद की, है ना, वो सारी अपनाए तो ये मेडिसिन मिनिमाइज हो जाए तो अच्छा है। परंतु नींद भी जरूरी है। ये करने के बावजूद भी अगर उसको ठीक से नींद नहीं आती है तो जो दवाई ले रहा था वो सिंपल सी दवाई थी, कि जिसमें इतनी आदत नहीं पड़ती है, कोई ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, तो फिर वो ले सकते हैं। अच्छा, वो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मतलब ये दवाइयों का देखना तो ये है कि जो दवाई हैबिट फॉर्मिंग है, वो थोड़ा समय लिया ठीक है, लेकिन उसको बंद करने की कोशिश करनी है। है ना, जिन दवाइयों की और नेगेटिव इफेक्ट है, समझो लीवर डैमेज कर रही है ना, थायराइड पे इफेक्ट कर रही है, कुछ दवाइयां ब्रेन को भी डैमेज करती है, तो फिर वो थोड़ा ही टाइम लेने की। अच्छा। क्योंकि जब वो प्रॉब्लम सीरियस है तो है ना, फिर जैसे उसमें से हम मुक्ति पाए तो और टेक्निक्स अपनाने। ग्रेट। अच्छा सर, दूसरा ये कि जैसे हमारी बात हुई थी कि हम जैसे कुछ सोचते हैं तो वो भी दिमाग पे बहुत मतलब असर करता है, पर मैंने कहीं सुना हुआ था कि जैसे हमारे साथ कोई घटना घटती है जो असलियत में है, वो तो हमें दिखती है, वो हमारे दिमाग पे असर करती है, पर दिमाग को ये नहीं पता कि ये रियल में हो रहा है, ये हमारा इमेजिनेशन है। जैसे हम कोई चीज, कोई घटना इमेजिन करते हैं या जो हकीकत में हो चुका है उसी को हम इमेजिन करते रहते हैं, तो उतनी बार वही इफेक्ट रिपीट होता रहता है। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल। और रिपीट करना एक बात है, और उसके साथ इमोशंस को जोड़ना और बात है। अच्छा। जैसे नहीं, हेट्रेट का इमोशंस, बदले का इमोशंस, मेरे ही साथ क्यों हुआ, है ना, मैं ही अनलक्की हूँ, मेरे ही कर्म ऐसे है, ऐसा कुछ जो वो भी नेगेटिव एक प्रकार से। वो जितना सोचेंगे तो बुरा असर होगा। मतलब मैं यही जानना चाहती हूँ, वो तो पता है कि उससे बुरा असर होता है, बट एग्जैक्टली दिमाग पे उसका क्या इफेक्ट आता है? वो तो कितना आपका वो एक तो स्ट्रेस वो क्रिएट करेगा। जितना आप ज्यादा सोचेंगे इमोशंस क्रिएट करेगा, समझो एंगर क्रिएट करेगा तो एक प्रकार की इफेक्ट होगी, आप में पाप की भावना होगी तो दूसरे प्रकार की इफेक्ट होगी, कहीं बदले का भाव आएगा तो तीसरी इफेक्ट, ऐसे वो डिफरेंट इफेक्ट्स होगी। मतलब सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ हम इमेजिन करते हैं उसका भी चित्र बन जाता है दिमाग में। मतलब उसमें ना नेगेटिव इमोशंस नहीं डालो। एक्चुअली आप बताए तब तो मुझे याद आता है कि ऐसे एक टेक्निक भी है। उल्टा हम लोग तो करवाते हैं वो, कि कोई ऐसी इवेंट हुई है तो एक्चुअली उसको निकालना है, वो अंदर में रखो कि मैं भूल जाऊं, अच्छा नहीं। कई लोग कहते अभी तो हम भूल गए, तो भी मैं तो बताता हूँ कि उसको याद करो। अच्छा। और मतलब टेक्निक से ऐसे ही नहीं, एक डिटैच वे में याद करो, उसके साथ जितना हो सके इमोशंस को नहीं जोड़ो, फिर भी थोड़े थोड़े इमोशंस आएंगे, तो भी आप एक नेचुरल वे बार बार उसको याद करो, ताकि वो पूरा खत्म हो जाए। जैसे भी आपके साथ कोई अन्याय हुआ, आप कहेंगे कि वो तो मैं भूल गई, लेकिन वो अंदर में है। अगर वो अनकॉन्शियस में है तो आज भी आपको तकलीफ दे रहा है ना, तो निकालना पड़ेगा। तो उसमें अच्छा तरीका ये है कि मेडिटेशन करो, अच्छे से रिलैक्सेशन करो, फिर सिर्फ वीडियो फिल्म की तरह उस घटना को सामने लाओ। एक बार लाया, 2 बार, 5 बार, 10 बार, तो आप देखना जितनी बार लाएंगे ना, उससे उसके साथ संबंधित जो भावनाएं कम होती जाएगी। जो सरल सा उदाहरण देते हैं कि मैं आपको एक जोक सुनाऊं तो आप जोर से हंसेंगे, 20 बार सुनाएंगे तो आप नहीं हंसेंगे, 40 बार सुनाएंगे तो आप गुस्सा करेंगे कि क्या डॉक्टर बोल रहे हैं ना, क्योंकि वो एक ही चीज है। सही है। ऐसे ही वो घटना को आप डिटैच वे में बार बार याद करो, तो आप पाएंगे धीरे धीरे उसके साथ जो रिलेटेड इमोशंस है ना वो समाप्त हो जाएंगे।
अमेजिंग। और वो टोटली समाप्त हो गए तो चलो घटना हुई है आपका, लेकिन अब ब्रेन पे कोई असर नहीं हो रहा है। वेरी नाइस टेक्निक सर। कभी भी आएगा, हो सकता है कि कुछ बातें हो, कुछ आप टीवी में देखो और कुछ हो, घटना आपको आएगी, लेकिन वो इमोशंस नहीं क्रिएट होंगे। राइट सर, जैसे ये तो बात क्लियर हो गई, ये बहुत अच्छी टेक्निक थी किसी भी चीज को भुलाने की या उससे डिटैच होने की। दूसरा मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है जो हमारे साथ एक्चुअली हुआ था। हमारे एक दूर के रिश्तेदार थे, वो दादी जी थे, आई थिंक 70 ईयर के होंगे, और उनका फिर डायग्नोसिस हुआ कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर के हिसाब से उनको ऑपरेट करना पड़े ऐसा था, और फैमिली ने बोला ओके, ऑपरेशन हुआ और वो डेथ हो गई उनकी। तब मुझे स्पेशली ऐसा लगा कि शायद ये ऑपरेट नहीं किया होता तो कुछ साल तो हमारे साथ रहते। तो क्या ये ऐसे ही होता है क्या? नहीं, ऐसा तो बहुत बार होता है। इसीलिए ना कई लोग सर्जन बनना नहीं चाहते। ओके। कहते हैं कि फिजिशियन के पास भी लोग मरते हैं, लेकिन जब वो आता है ना तभी वो ऑलमोस्ट मरने पर ही होता है। ओके। जो फिजिशियन के पास गया ऑलमोस्ट अभी तो क्रिटिकल है और फिर मृत्यु हो गई तो कोई नहीं, परंतु सर्जन के पास ये दिक्कत होती है कि वो पेशेंट पैदल जाता है सर्जरी के लिए, फिर ऑपरेशन थिएटर पे उसकी मृत्यु हो गई है ना, तो लोगों को बड़ा शॉक लगता है, ज्यादातर ब्लेम करते डॉक्टर को। अभी जैसे कि ब्रेन की जो बीमारियां है ना, यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छा तो ये है कि वो डॉक्टर को भी पूछो कि इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस होने की कितनी संभावना है। मृत्यु तो एक बात है, उसके अलावा कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कहे कि भी 10% में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, 2% की मृत्यु होती है, ऐसे नहीं हमको प्रॉपर मालूम पड़ जाए, फिर हमें डिसाइड करना है कि भी क्या बेस्ट है। वो व्यक्ति शायद थोड़ा जी भी लेगा, लेकिन वो फिर आगे बढ़ेगा ट्यूमर, तो और मिजरेबल हालत होगी। तो ताकि देखो तो भी दुख ज्यादा है फिर। सबको, सारे परिवार को दुख है, वो पेशेंट तो है हमारे साथ, परंतु सबको दुख है। और इसमें वो भाई वो 5% में आपके दादी का नंबर लग गया। नहीं तो 95% तो अच्छे ही होते। वो अगर प्रॉपरली हम निकाले और फिर एक तर्क से निर्णय करें, चाहे तो बेस्ट डॉक्टर के पास जाओ। इसमें कई बार तो ये भी करना चाहिए कि जो ऐसे ऑपरेशन रात दिन करता है उसके पास जाने का, है ना। कहीं होते एक ही प्रकार के ऑपरेशन बार बार करते, तो उसकी उनमें मास्टरी है। सही है। तो वो एक बेस्ट हो सकता है। और फिर इससे एक बैलेंस कर करके हमें निर्णय लेना है। किसको ब्लेम तो करे ही नहीं। सही है। क्योंकि नहीं, वो पॉसिबिलिटी जो है वो, फॉर एग्जाम्पल कि भी कोई दूध से भी सेंसिटिव हो सकता है। दूध तो अच्छी चीज है, सभी सेंसिटिव नहीं होते। समझ रहे हैं? समझ गई। हाँ, तो बस ऐसे इसको समझना है। अच्छा सर, क्योंकि ये दिमाग से रिलेटेड बीमारी है, तो इसमें हम दूसरी सब जैसे मेडिकेशंस की बात कर रहे हो तो वो तो ठीक है, बट उसमें कोई मेडिटेशन उसमें हेल्प कर सकता है? आध्यात्मिकता कुछ हेल्प कर सकती है? सबसे पहले तो ये हेल्प करेगा उसकी रोकथाम में। कि आप रेगुलर मेडिटेशन करो, आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन करो, तो ये बीमारियां होगी ही नहीं। है ना, वो एक सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि व्यक्ति एक्टिव रहता है। अच्छा। जब ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे देखेंगे, बूढ़ी 70 साल की माता है, या ये मुरली लिख रही है, तो घर में कुछ नहीं करने वाली थी। है, तो वो एक्टिव है। और उसमें कहा भी जाता है कि दिन में 2-3 बार मुरली को पढ़ना है। हाँ, तो और फिर पूछते भी है, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो रिकॉल करते, तो ये सब फायदे हैं उनके। उनके एग्जाम्स भी ली जाती है, तो ये रीति से। और दूसरा एक कि आगे भी हमने चर्चा की है कहीं बार कि चित्र निर्माण करके भी इसको हम एक तो एक्टिव भी रख सकते। ब्रेन को, हाँ, ब्रेन को एक्टिव रखना है हमें, कि भी सबसे बड़ा है रोकथाम करना, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए एक तो ऐसे कि जब भी मेडिटेशन करते हो तब थोड़ा टाइम भी दे सकते कि मेरा ब्रेन का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। ब्रेन की ब्लड वेसल्स, उसमें से बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है। दूसरा, एक ब्लड प्रेशर एक कारण है। तो ये भी कि भी जो हार्ट पंप करता है ब्लड को, वो कम फोर्स से कर रहा है, तो इसके कारण ज्यादा ब्लड ब्रेन में जा रहा है। ना, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया उसका। जो मेरी ब्लड वेसल्स है ब्रेन की, वो रबर जैसी हो गई है।
ओके। वो इलास्टिक हो गई है और अच्छे से ब्लड है वह जा रहा है। यह भी एक हम चिंतन कर सकते, जैसे जैसे एज बढ़े ना कि भी नए नए ब्लड वेसल्स भी क्रिएट हो रही है, जिसको कोलेट्रल्स कहते हैं। क्योंकि एक है उससे दूसरी भी ब्लड वेसल्स नई निर्माण होती है, तो नई नई कोलेट्रल्स निर्माण हो रहे हैं। दूसरा ये भी चिंतन करे मेडिटेशन के बाद की जो कहा कि न्यूरॉन्स होते हैं, उसके डेंड्राइट्स है सेल्स, तो वो नए नए बन रहे, वो लंबे हो रहे। कहते ये न्यूरॉन्स को हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये डेंड्राइट्स को बढ़ा सकते, उसके कनेक्शंस उसको लंबे कर सकते। तो सचमुच हो रहे हैं। नहीं, विचित्र चित्र निर्माण करो। इवन ये भी कि परमात्मा के वाइब्रेशंस मिल रहे और ब्रेन के कनेक्शंस बढ़ रहे। ब्रेन जल्दी से सर्किट्स को क्रिएट कर रहा है। नहीं, मेरा दिमाग एक्टिव है। हाँ, तो ये विजुअलाइजेशन भी बहुत काम करेगा। अमेजिंग, बहुत मजा आया सर। ये आपने जो हमें टेक्निक बताई कि जैसे मेडिटेशन, जनरली मेडिटेशन में ऐसे होता है कि ऐसे बैठ के भगवान को याद करो, उनके साथ कनेक्शन फील करो, पर ये जो तरीका था कि जैसे चित्र निर्माण करने का, अमेजिंग, उससे काफी हद तक शांति भी मिलेगी और क्योर भी हो जाएगा प्रॉब्लम। हाँ, और ब्रेन भी एक्टिव हो जाएगा। सर थैंक यू सो मच हमें इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कि ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिसीज है उनको हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं, उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं, और उसके लिए हमें जो सर ने बताया कि मेडिटेशन करे, चित्र निर्माण करे, इससे दिमाग एक्टिव रहेगा एंड ठंडा भी रहेगा, और जो हमें डिसीज होने वाले हैं उनसे हम मुक्ति भी पा सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, और जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनका भी हम इलाज कर सकते हैं। हमारा ये जो शो है रिजुविनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, इस शो में हम यही करते हैं कि कोई भी बीमारी हो उसके लिए हम आपको एजुकेट करते हैं, ताकि अगर आपके घर में कभी कोई भी बीमारी आती है तो आपको पता हो कि इस बीमारी में हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं पर हमें पता नहीं होता कि वो बीमारी आई है तो हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना है, वहां से हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के जो ओपिनियंस है उनको ओपिनियंस की तरह लेते हैं। मेडिसिन जो दी जाती है उनको हम पूरी फॉलो भी नहीं करते, कई बार ध्यान भी नहीं रखते हैं। इस शो के द्वारा हम आपको एजुकेट करते हैं ताकि अगर आपके वहाँ पर ये बीमारी अचानक से आ गई या कोई मुसीबत अचानक से आ गई तो उससे आप जल्दी निजात पा सकेंगे। दोस्तों, आपसे मैं अब इजाज़त चाहूँगी जाकर फिर वापस आने के लिए। थैंक यू सो मच।